हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश एक्सपर्ट फ्रॉम स्को क्लेवर, और आप सुन रहे हैं द एडिटोरियल ब्रेकडाउन। रोज की तरह आज भी हम द हिंदू के दो गर्मा गर्म एडिटोरियल्स को पोस्टमार्टम करेंगे, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। एंड लिसन अप एस्पिरेंट्स, इन एडिटोरियल से निकाले गए सभी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्वाइनिंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एक और छोटी सी टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस या मेरा एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट, उसे दोबारा सुने और एनालाइज करें, और अगर पॉसिबल हो तो सेंटेंस का मीनिंग समझने के बाद उसे 2 बार जोर से पढ़ें। ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू डू दिस डेली, आपकी इंग्लिश सिर्फ 6 महीनों में ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। दिस इज माई प्रॉमिस। सो शैल वी बिगिन? Let's dive into our first editorial for December 15, 2025. इसका टाइटल है Addressing an Anomaly on Stubble Burning, Burnt Area Estimates, मतलब एक असामान्यता यानी अनोमली को एड्रेस करना। और ये किसके बारे में है? पराली जलाने और उससे जले हुए क्षेत्र के अनुमानों यानी एस्टिमेट्स के बारे में। और सब टाइटल कहता है द सेंटर मस्ट मेक बर्न्ट एरिया एस्टिमेट्स ऑफ स्टबल पब्लिक, मतलब सेंटर को पराली से जले हुए क्षेत्र के जो एस्टिमेट्स हैं उन्हें पब्लिक करना चाहिए, सबके सामने रखना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट। लेट्स रीड। In a statement to Parliament, the Environment Ministry said that Punjab and Haryana had collectively reduced fire incidences by 90% in 2025 compared to 2022. मतलब पार्लियामेंट में दिए एक बयान में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा ने मिलकर 2022 की तुलना में 2025 में आग की घटनाओं को 90% तक कम कर दिया है। वो 90%! Whis! Sounds too good to be true, right? Let's see. This is in reference to the burning of farm stubble, a traditional shortcut. ये farm stubble यानी पराली जलाने के संदर्भ में है, जो एक पारंपरिक शॉर्टकट है। To quickly shed fields of paddy remnants and prepare them for a second crop, in this case wheat. खेतों को धान के अवशेषों से जल्दी से छुटकारा दिलाने और उन्हें दूसरी फसल, इस केस में गेहूं, के लिए तैयार करने का। बेसिकली खेत साफ करने का सबसे क्विक एंड डर्टी तरीका। But that has in the last decade and a half been linked to spikes in air pollution in October-November in Delhi and surrounding cities. लेकिन पिछले 10-15 सालों में इसे दिल्ली और आसपास के शहरों में अक्टूबर-नवंबर में एयर पोल्यूशन में भारी बढ़ोतरी से जोड़ा गया है। दिल्ली वालों, फील कर पा रहे हो ना दैट एनुअल स्मोक फेस्ट? As part of steps to address this, the center and the state governments have been employing a carrot and stick approach. इससे निपटने के स्टेप्स के तहत केंद्र और राज्य सरकारें कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपना रही हैं, मतलब इनाम और सजा दोनों का तरीका, गुड कॉप बैड कॉप वाला स्टाइल। Fining farmers but simultaneously also providing subsidized farm equipment, combined harvesters and tractors. किसानों पर जुर्माना लगाना, लेकिन साथ ही उन्हें subsidized यानी रियायती दरों पर farm equipment, combined harvesters और tractors भी देना, as well as incentivizing them to collect stubble and sell them to thermal plants for co-firing. और साथ ही उन्हें पराली इकट्ठा करके thermal plants को co-firing के लिए बेचने के लिए incentivize करना यानी प्रोत्साहित करना, मतलब भाई जलाओ मत, बेच दो, पैसे भी मिलेंगे और एनवायरनमेंट भी बचेगा। विन विन, और इज इट? There is little direct evidence to show that these measures have reduced the contribution of stubble burning to Delhi's post-monsoon air quality. इस बात का कोई खास direct evidence नहीं है कि इन measures से दिल्ली की post-monsoon air quality में पराली जलाने के contribution में कमी आई है। मतलब सरकार ने इतने पापड़ बेले पर रिजल्ट का पक्का सबूत नहीं है। Classic. That would require using mass spectrograph measures to analyze the chemical makeup of pollutants over time and trace the weightage of stubble burning. उसके लिए तो mass spectrograph measures का यूज करके time to time pollutants के chemical makeup का analysis करना होगा और पराली जलाने का कितना weightage है ये trace करना पड़ेगा। काफी technical high level stuff है। That analysis is unavailable and so the government has been using proxies, मतलब direct evidence की जगह indirect indicators का इस्तेमाल, जुगाड़ as always, such as counting whether the number of active fires visible by satellites have been declining to evaluate this metric, जैसे कि ये गिनना कि क्या सैटेलाइट से दिखने वाली active fires की संख्या घट रही है, इस metric को evaluate करने के लिए।
Since 2020, there has been a decline in fires in Punjab and Haryana, prompting the government to take credit. 2020 से पंजाब और हरियाणा में आग की घटनाओं में कमी आई है, जिससे सरकार को क्रेडिट लेने का मौका मिल गया. गवर्नमेंट भी लाइक, देखो देखो हमने कर दिखाया. It turns out that this was a Pyrrhic victory. अहम vocab alert guys. Pyrrhic victory मतलब ऐसी जीत जिसमें इतना नुकसान हो जाए कि वो हार के बराबर लगे. बेसिकली जीतने के बाद भी हारने वाली फीलिंग. When images from a different satellite were used to compute another parameter called burnt area, जब एक दूसरे सैटेलाइट की images का यूज करके burnt area नाम का एक दूसरा पैरामीटर कंप्यूट किया गया, यानी वो असल जमीनी इलाका जो जलाया गया था, the reduction was a more gradual 30%. तो कमी सिर्फ 30% की थी, जो काफी gradual थी. 90% से सीधे 30% पर something is very fishy here. From about 31,500 square kilometers in 2022 to 19,700 square kilometers in 2025, as of November 25th this year, an independent research outfit has found. Using data from another set of satellites called Meteosat, unambiguous evidence emerged that farm fires had shifted towards the evening. Meteosat नामक satellites के एक दूसरे सेट के डेटा का उपयोग करने पर unambiguous यानी एकदम स्पष्ट सबूत सामने आए कि किसान अब शाम के समय आग लगाने लगे थे. ओहो, smart move farmers! Unlike the other satellites which orbit the poles, this one is geostationary, meaning it continuously looks at the same spot, 24/7 surveillance camera in the sky. The center has been using fire count reduction based on polar satellite data, which passes through India between 10 a.m. and 1:30 p.m. केंद्र सरकार पोलर सैटेलाइट डेटा के आधार पर आग की घटनाओं में कमी का दावा कर रही थी, और ये सैटेलाइट भारत के ऊपर से सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच गुजरता था. Timing is everything, isn't it? Since 2020, reports had been emerging that farmers had shifted their burning towards evening precisely to avoid detection by these satellites. 2020 से ऐसी खबरें आ रही थीं कि किसानों ने इन सैटेलाइट से बचने के लिए ही अपनी पराली जलाने का समय बदलकर शाम का कर लिया था. Modern problems require modern solutions. Farmers ने गवर्नमेंट के सिस्टम को ही हैक कर लिया. The Supreme Court of India, when apprised of this in 2024, had expressly told Environment Ministry bodies to ascertain burnt area to gauge fire burning trends. भारत के सुप्रीम कोर्ट को जब 2024 में इस बारे में बताया गया, तो उन्होंने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बॉडीज को साफ-साफ कहा था कि पराली जलाने के ट्रेंड्स का पता लगाने के लिए burnt area का पता लगाओ, फायर काउंट का नहीं. Moreover, given that satellites have different resolution powers, there is no knowing what the true count of fires is at present. इसके अलावा ये देखते हुए कि सैटेलाइट्स की रेजोल्यूशन पावर अलग-अलग होती है, ये जानना मुश्किल है कि वर्तमान में आग की घटनाओं की सही संख्या क्या है. The center, however, has still not made year-wise burnt area estimates public. लेकिन सेंटर ने अभी तक साल दर साल burnt area के estimates public नहीं किए हैं. डेटा क्यों छिपा रहे हो भाई? रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए क्या? Being disingenuous with data will only accelerate the erosion of public confidence in the government's claim on tackling air pollution. डेटा के साथ disingenuous होना यानी बेईमानी करना एयर पोल्यूशन से निपटने के सरकार के दावों पर जनता के विश्वास के क्षरण को, इरोजन को और तेज करेगा. Trust issues, you know? The center must immediately move to address this. केंद्र को इसे तुरंत एड्रेस करने के लिए कदम उठाने चाहिए. Alright guys, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनते हैं. Are you tired of forgetting difficult English words? Idioms and phrasal verbs से डर लगता है? Well, not anymore. डाउनलोड कीजिए Score Clever ऐप. Now available on Google Play Store. हमारा ऐप वोकैबुलरीज, idioms and phrases को याद रखने के लिए एक यूनिक लर्निंग टेक्निक का यूज करता है. You learn once and you never forget. It's that simple. So go check it out. ऑल्सो ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है? प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस पॉडकास्ट, सो प्लीज सपोर्ट अस. लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल की तरफ. दिस वन्स अबाउट इकोनॉमिक्स, सो पे क्लोज अटेंशन. द टाइटल इज टाइम टू पॉज ऑन रिटेल इन्फ्लेशन डेटा टेकअवेज, मतलब रुकने का समय. रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई और डेटा से मिली सीख पर. सबटाइटल: द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड वेट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिमांड, मतलब आरबीआई को मांग पर कम इंटरेस्ट रेट्स के प्रभाव को देखने के लिए इंतजार करना चाहिए. बेसिकली
थोड़ा रुको, देखो, फिर आगे बढ़ो। Let's begin. Retail inflation in November 2025 came in at its second lowest level of 0.7% ever recorded in this series of data. November 2025 में retail inflation 0.7% पर आ गई, जो इस डेटा सीरीज में अब तक रिकॉर्ड किया गया दूसरा सबसे निचला स्तर है. Following up on October, which saw the lowest ever rate of inflation. और ये अक्टूबर के बाद हुआ जिसमें अब तक की सबसे कम इन्फ्लेशन रेट देखी गई थी. मतलब महंगाई एकदम नीचे. गुड न्यूज़, राइट? और मे बी देयर इज अ कैच. लेट्स फाइंड आउट. देयर आर अ फ्यू डिफरेंट टेकअवेज फ्रॉम दिस डेटा. इस डेटा से कुछ अलग अलग टेकअवेज हैं, मतलब कुछ बातें समझी जा सकती हैं. The first is that the statistical base effects resulting in such abnormally low inflation levels will soon wane. पहली बात तो ये है कि स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट्स जिनकी वजह से इन्फ्लेशन इतनी अबनॉर्मली लो है वो जल्द ही वेन हो जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन इन अक्टूबर एंड नवंबर 2024 was 6.2% and 5.5% रिस्पेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर और नवंबर 2024 में इन्फ्लेशन 6.2% और 5.5% थी. Since then, however, it slid steadily every month to reach 1.6% in July 2025. तब से हालांकि ये हर महीने लगातार गिरती गई और जुलाई 2025 में 1.6% पर पहुंच गई. This in essence means that the high base effect keeping inflation down will wear off between now and July 2026. इसका मतलब ये है कि हाई बेस इफेक्ट जो इन्फ्लेशन को नीचे रख रहा है वो अब से जुलाई 2026 के बीच खत्म हो जाएगा. बेसिकली पिछले साल महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसके कंपैरिजन में अभी कम लग रही है. ये इफेक्ट अब चला जाएगा. द पार्टी इज अबाउट टू गेट ओवर. द अदर फैक्टर टू कीप इन माइंड इज हाउ स्कीप्ड द करंट CPI इज. दूसरा फैक्टर जो ध्यान में रखना है वो ये है कि मौजूदा CPI कितना स्क्यूड है, मतलब कितना एक तरफा या अनबैलेंस्ड है. द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी अकाउंट्स फॉर नियरली 46% ऑफ द वेटेज इन द इंडेक्स. मतलब फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी का इंडेक्स में लगभग 46% वेटेज है. Which means that whatever happens to that category has an inordinately high impact on the overall inflation rate. जिसका मतलब ये है कि उस कैटेगरी में जो कुछ भी होता है उसका ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट पर इनऑर्डिनेटली हाई यानी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. मतलब आलू प्याज टमाटर का रेट ही पूरी इकोनॉमी की डायरेक्शन डिसाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, फूड प्राइसेस कॉन्ट्रैक्टेड 2.8% इन नवंबर 2025, ड्रैगिंग डाउन द एंटायर इंडेक्स. फॉर एग्जाम्पल, नवंबर 2025 में खाने की कीमतें 2.8% कम हुई, जिससे पूरा इंडेक्स नीचे आ गया. However, this contraction in food prices was statistical, since it was on a high base of 8.2% in November last year. हालांकि खाने की कीमतों में ये कमी स्टैटिस्टिकल थी, क्योंकि ये पिछले साल नवंबर में 8.2% के हाई बेस पर थी. फिर से वही बेस इफेक्ट का चक्कर. It's all a numbers game. The next year is likely to see a radically different inflation number. अगले साल इन्फ्लेशन का नंबर एकदम अलग होने की संभावना है. Brace yourselves. The government is expected to release the new series of the CPI in the first quarter of 2026-27. सरकार से उम्मीद है कि वो 2026-27 के फर्स्ट क्वार्टर में CPI की नई सीरीज जारी करेगी. This new series will update the base year to 2024 from the earlier highly outdated 2012. ये नई सीरीज बेस ईयर को 2012 से, जो कि बहुत आउटडेटेड हो चुका है, अपडेट करके 2024 कर देगी. Finally, time for an update. 2012 seems like a different century now. The weightages will also be rejigged to better represent the consumption behavior of Indians. वेटेजेस को भी रीजिग किया जाएगा, मतलब बदला जाएगा, ताकि भारतीयों की कंजम्पशन बिहेवियर को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सके. Which means that food will not play such an overwhelming role in determining the inflation rate. जिसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन रेट तय करने में फूड का इतना बड़ा रोल नहीं रहेगा. शायद अब नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और डेटा प्लान्स का वेटेज भी ऐड हो जाएगा. Finally, the new base year will also mean statistical base effects will be addressed. अंत में नए बेस ईयर का मतलब ये भी होगा कि स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट्स को एड्रेस कर लिया जाएगा.
That said, the current inflation data is what the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC) has to go on. इतना कहने के बाद भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) को इसी करंट इन्फ्लेशन डेटा के आधार पर काम करना है. You got to work with what you have, right? In its December 2025 meeting, the MPC decided to cut interest rates by 25 basis points to 5.25%. अपनी दिसंबर 2025 की मीटिंग में MPC ने इंटरेस्ट रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25% करने का फैसला किया. The MPC will meet again in February 2026. MPC की अगली मीटिंग February 2026 में होगी. Despite its prediction that economic growth is going to slow down in the second half of the year, the MPC should nevertheless pause its rate cuts in February. इस प्रिडिक्शन के बावजूद कि साल के दूसरे हाफ में इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी होने वाली है, MPC को फिर भी फरवरी में अपनी रेट कट्स पर रोक लगानी चाहिए. मतलब भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सांस ले लो. Over 2025, it has cut rates by 125 basis points, the most significant such cut since 2019. 2025 में इसने रेट्स में 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, जो 2019 के बाद से सबसे सिग्निफिकेंट कटौती है. It should now wait to see whether these lower rates do spur demand and investment as they percolate through the system. अब इसे ये देखने के लिए इंतजार करना चाहिए कि क्या ये लोअर रेट्स सिस्टम में पर्कुलेट होकर यानी धीरे धीरे असर दिखाकर डिमांड और इन्वेस्टमेंट को स्पर करते हैं यानी बढ़ाते हैं. The second reason in favor of a pause is that the budget 2026 would have just been passed, and so the MPC should allow the impact of fiscal policy to be felt before further tweaking India's monetary policy. रुकने के पक्ष में दूसरा कारण ये है कि बजट 2026 अभी पास हुआ होगा और इसलिए MPC को भारत की मॉनेटरी पॉलिसी में और बदलाव करने से पहले फिस्कल पॉलिसी के प्रभाव को महसूस होने देना चाहिए. Let the budget do its magic first. Finally, the MPC should take time to study the new CPI when it comes. अंत में MPC को नई CPI का स्टडी करने के लिए समय लेना चाहिए जब वो आए, ये देखने के लिए कि रेट कट्स नए इंडेक्स और उसके रीडिस्ट्रीब्यूटेड वेट्स को कैसे प्रभावित कर सकते हैं. बेसिकली नए गेम के नए रूल्स पहले समझ लो फिर खेलो. And that's a wrap on our second editorial. Phew, quite a bit to digest today, from sneaky stubble burning to tricky inflation numbers, but you guys did great. But wait, the day is not over yet. Are you ready for some real action? Join us for the Editorial Vocab League on our Score Clever Telegram channel. It's the IPL for editorial vocabulary. We hold a live quiz daily at 7 p.m. sharp, covering all the tough words from today's editorials. We have monthly leagues, leaderboards, scores and exciting rewards for the winners. So, come on, test your vocabulary power and compete with aspirants from all over the country. Join the Vocab League now. The joining link is in the description below. This is your host and dost Neha signing off. Keep learning, keep growing, and I'll see you tomorrow with 2 new editorials. Bye-bye.